नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो बरेली से आ रही है। आपको बता दें कि बरेली में एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि धर्मपाल गुलाटी ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। वही बताया जा रहा है कि महाशय धर्मपाल ने आज सुबह 5:38 पर अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद भारत के अलावा कई देशों में भी एमडीएच मसाला जो है वो जाता था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बरेली से है, जहां आपको बता दें कि एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद आपको बता दें कि 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में जल्द होंगे ग्राम पंचायत के चुनाव, ऐसी जानकारी मिली है। वही बताया जा रहा है कि यूपी में ग्राम प्रधान के चुनावों को लेकर सरकार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। वहीं मतदाता सूची संशोधन आपत्ति निस्तारण की अंतिम सूची भी जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि मतदान सूची के प्रकाशन को लेकर शासनादेश जारी हो चुका है। वही बताया जा रहा है कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहां जानकारी मिली है कि यूपी में जल्द ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। गोरखपुर में अज्ञात चोरों ने बेशकीमती मूर्तियां चुराकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गोरखपुर अज्ञात चोरों ने चोरी चौरा क्षेत्र के गांव सभा के बेशकीमती मूर्तियों का चुराकर मौके से फरार हो गई। ये मंदिर जाति विशेष का कुल देवी का मंदिर है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं गांव वालों का कहना है कि हमारा प्राचीन पैतृक मंदिर है, जहां पर हमारा कई पीढ़ियों से आस्था है और आज की घटना से हम लोग काफी आहत है। जैसा कि आज रात में लोग यहाँ गांव के लोग शादी समारोह में लोग गए थे और ये मूर्ति सुनसान जगह पे, यहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। ये चौरी चौरा थाना के अंतर्गत एक बघाड़ गांव है और एक जात विशेष के लोग पटेल हैं, उनके पारिवारिक मंदिर है। वहाँ पे लोग पूजा उपासना करते हैं। यहाँ से 3 मूर्तियाँ राम लक्ष्मण सीता जी की और हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति थी और वो रात में ले गए हैं और लगता है हम लोग लगे हुए हैं और इसमें एक टीम बना करके गठित करके लगाई गई है जो कि। और इस बीच बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाराबंकी में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान ना मिलने से जो किसान है वो नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दर्जनों किसान धान लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। वहीं जानकारी मिली है कि सैकड़ों किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बता दें कि नवाबगंज तहसील अध्यक्ष राम सेवक रावत प्रदर्शन में भी मौजूद रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बाराबंकी से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जी विनय, बताया जा रहा है कि किसानों का धान न तुलने से किसान नाराज है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि जिस तरह के तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि यहाँ पे सैकड़ों किसान जो है जाड़े की सर्द रातों में जो है यहाँ पे रात बिता रहे हैं। वजह यह है कि इनका जो धान है सरकारी क्रय केंद्रों के न तोड़ करके बल्कि बिचौलियों का धान तोला जा रहा है और किसानों की यही मांग भी है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके जो अपनी उपज का पैदा की है उसको सरकारी रेट पे खरीदा जाए। इसी वजह से यहाँ पे लगभग 2 दिनों से धरना दिए हुए हैं और लगभग 450 टालियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जिससे किसान काफी परेशान है। लेकिन ना भी है इनकी बातों को अधिकारी ने सुना, ना कोई शासन प्रशासन का कर्मचारी यहाँ पे पहुंचा क्योंकि वो इनकी समस्याओं को दूर कर सके। जी विनय, क्रय केंद्रों पर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर, तो समाधान कैसे निकाला जाएगा? इसमें जो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो हम लोगों की उपज है उसी के
खेत पर से ही खरीदा जाए, और जो ये बिचौलिया लोग हावी हैं कि वो लोगों का धान खरीद लिया जाता है और हम लोगों का नहीं खरीदा जाता है, तो ये सीधी खरीद जो है किसानों से की जाए, ना कि बिचौलियों से की जाए। क्योंकि जो खरीद होती है वो सिक्कार के माध्यम से होती है। सिक्कार के में जो है 1825 रुपए का जो सरकारी रेट होता है वो भरा जाता है, लेकिन वो फर्जी होता है। उस तरीके की अगर जांच सही तौर पे की जाए तो उसका लाभ किसानों तक ही पहुंच सकता है, लेकिन अधिकारी भी उस मामले पे जांच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है किसानों की वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी विनय, सरकार दावा कर रही है कि क्रय केंद्रों पर किसानों की फसलों को खरीदा जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का दावा है कि जितने भी क्रय केंद्र हैं उस पे खरीद हो रही है और तमाम केंद्र यहाँ पे खुले हुए हैं, लेकिन जो बिचौलिया है उन्हीं का धान तौला जाता है। अभी आप सिरौली गौसपुर हो, चाहे नवाबगंज तहसील हो, चाहे रामसनेही घाट तहसील हो, किसी भी तहसील के क्रय केंद्रों की हकीकत अगर देखी जाए तो वो परे है। शासन का दावा जरूर है कि क्रय केंद्र पर सरकारी रेट पर खरीदा जा रहा है, लेकिन बिचौलिया हावी है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। और लगा करके यहाँ जिला मुख्यालय पे डीएम कार्यालय के बगल गन्ना ऑफिस है, वहीं पे धरना भी दिए हुए हैं, लेकिन अभी डीएम साहब भी इस मामले को संज्ञान नहीं लिए। इन लोगों की जो समस्या है कि बिचौलिया का धान न तौल करके बल्कि हम लोगों का तौला जाए, लेकिन अभी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जी विनय, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के हेमगिरी कॉलोनी में पति पत्नी के विवाद में 7 साल के बच्चे को गोली लग गई। आपको बता दें कि पति का किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। गुस्से में आए पति ने अपनी पत्नी पर फायर कर दिया, लेकिन गोली पत्नी को न लगकर सामने खेल रहे 7 साल के बच्चे को जा लगी। गोली लगने से इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी फोर्स और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये सर मैं जो अपनी साइड पे था, टाइल पत्थरा गांव में मैं साइड पे था, हमारे पीछे ये दुर्घटना हुई है। हमारे बच्चे छत पे खेलते हैं रोज, आज भी खेल रहे थे। हमारे जो सामने वाले हैं रोज ही करते हैं, उनके बच्चों की भी आदत खराब है, उनकी भी आदत खराब है और हमसे हमेशा रंजिश रखते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उसने जो पहले ही बंदूक निकाली थी और उसका छोटा भाई है जिराज, वो भी तमंचे लेकर घूमता है, वो भी दिखाता है कि हाँ हम तमंचे वाले हैं। हमसे पहले से रंजिश रखते हैं और अचानक ही क्या हुआ, अचानक हमारे बेटे के ऐसी जगह गोली मारी जो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। उसकी माँ के भी गोली लगी है। लाइसेंसी हथियार है? हाँ लाइसेंसी है और उसकी माँ की भी सीरियस हालत है। ये सर मैं प्रयागराज के संगम तट पर ऐतिहासिक माघ मास में होने वाले माघ मेले की तैयारियों की शुरुआत हो गई है, जहां एक और जमीन को एक समान बराबर करने का काम किया जा रहा है। वहीं संगम तट की जाने वाली सड़कों पर चक्कर प्लेट बिछाने का काम शुरू किया जा चुका है। यह पूरा मेला क्षेत्र लगभग 650 वर्ग हेक्टेयर भूमि पर 5 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 3 सेक्टर झूसी और 2 सेक्टर संगम तट से दारगंज के मध्य होगा। साथ ही मिर्जापुर, प्रयागराज और मध्य प्रदेश से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार स्नान करने के लिए अरैल क्षेत्र के घाटों पर ही रोक लिया जाएगा। गंगा नदी पर 5 पीपा पुल का निर्माण प्रस्तावित है और जल्द ही PWD के जरिए इस पुलों का निर्माण शुरू किया जाएगा। वहीं मेला अधिकारी प्रयागराज ने बताया कि कोविड का ध्यान रखते हुए प्रशासन मुस्तैद है और कोरोना प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन किया जाएगा। इस बार मेला जो है 5 सेक्टरों में विभक्त किया जा रहा है। 2 सेक्टर जो है गंगा जी के इस पार रहेंगे पश्चिमी तरफ, और 3 सेक्टर जो है झूसी की ओर रहेंगे। और पांटून पुल को हम लोग 5 की संख्या पे रख रहे हैं और 650 हेक्टेयर के आसपास मेले को विस्तारित किया जा रहा है। और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, उसको सर्वोपरि रखते हुए ही मेले को कराया जाएगा। जो शासन की तरफ से जो निर्धारित होगा उसको बताया जाएगा, जो भी प्रोटोकॉल्स उनको रहेगा वही फॉलो किया जाएगा। हाँ, उनसे बातचीत की जाएगी, हम लोग निरंतर उस प्रक्रिया में हैं, उनसे बात। केवल कोविड को लेकर के चिंता है कि किस तरह से कोविड पे नियंत्रण रखते हुए हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग का आपके माध्यम से अपील है कि जो लोग कल्पवास के लिए आए वो लोग अपना कोविड टेस्ट करा के आए, RT-PCR टेस्ट, और अगर नहीं करा के आते तो उनका यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। और हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनके कैंप के लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन कोविड की जो हमारी गाइडलाइन है उसका वो हमें अनुपालन करें। और
और इसी बीच बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजनौर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि बैंक की शाखा में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड का बताया जा रहा है, जहां पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बिजनौर से है, जहां बताया जा रहा है कि बैंक की शाखा में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में हादसे की जानकारी जो है वो फायर ब्रिगेड को दी गई। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ताबिश, बताया जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता चलूं, ये पूरा मामला चांदपुर शहर का है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते एक बैंक में आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड ने आग पर घंटों की मशक्कत बाद आग पर काबू पाया है और अभी मौके पर पुलिस है। इस चीज की छानबीन हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ये बैंक के अंदर कोई चार्जिंग के इसमें आग लगी है। जी ताबिश, हादसे में क्या कुछ क्षति हुई है? देखिए, अभी लगातार हमारी मैनेजर से बात चल रही है। मैनेजर का भी साफ तौर पर यही कहना है कि पहले इसमें जांच कर लूं, उसके बाद मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। जी ताबिश, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नगरपालिका के कर्मचारियों के जरिए पूरी नगरपालिका क्षेत्र के कचरों को सालों से जिला कारागार के पीछे डंप किया जाता है और उसे जलाया जाता है। वहीं डंप किए जा रहे कचरे से जिला कारागार में बंद कैदियों और जेल प्रशासन के साथ आसपास के निवासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जेल अधीक्षक अरुण सिंह ने अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर इस मलबे को हटाने के लिए भी लिख चुके हैं, लेकिन नगर पालिका है कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। डंपिंग स्टेशन बनाया गया है, पूरा प्लांट में जलाया जाता है जिससे प्रदूषण फैलता है। आपने पत्राचार किया है? हाँ, इस संबंध में पत्राचार जो है हमने जो है नगर पालिका को किया है, अधिशासी अधिकारी को। तो उसमें हमने लिखा है काफ़ी, क्योंकि उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे बंदी प्रभावित हो रहे हैं, हमारी जेल लाइन के कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं। तो पत्राचार किया गया है। मुझे लगता है कि ये शीघ्र हो जाना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं, विलम्ब हो रहा है थोड़ा। मैं फिर अनुरोध करूंगा कि शीघ्र कार्य हो जाए। और इसी बीच बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बांदा में सीएम के आदेश की स्वास्थ्य विभाग लगातार धज्जियां उड़ा रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ठंड आते ही मरीजों की जो है वो मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि भर्ती मरीज पॉलीथीन का कंबल बनाकर ओढ़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला अस्पताल के सीएमएस ने भी नजरअंदाज कर दिया है पूरा मामला। वहीं पूरा मामला जो है वो नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बांदा से है, जो आपको बताइए कि सीएम के आदेशों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग लगातार आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। आपको बता दें कि ठंड आने के बाद मरीजों की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं और मरीज ठंड के चलते पॉलीथीन का कंबल बनाने को मजबूर हो गए हैं। वाराणसी में बुनकरों ने साड़ी पर राम मंदिर की प्राकृति उतारी है। रेशमी धागों से बनी इस साड़ी पर महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राम मंदिर की छवि तैयार की गई है। बनारसी साड़ी पर राम मंदिर बुनकर के करघे पर बनाया गया है। बुनकर चाहते हैं कि इस वस्त्र को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भगवान रामलला को भेंट करें। वह बुनकरों का कहना है कि राम मंदिर साड़ी को बनाने के लिए दुर्लभ उच्चंत बिनकारी का सहारा लिया गया है। आम बिनकारी में जहाँ करघे पर नक्शे के पत्तों के जरिए बनाई होती है, लेकिन उच्चंत आर्ट या बिनकारी में बगैर नक्शे के पत्तों के बुनकर सीधे उसी तरह बिनकारी करते हैं जिस तरह से कोई पेंटर सामने तस्वीर रखकर पेंटिंग करता है।
दो साड़ियाँ बनाई गई हैं, एक साड़ी है सूती पे, एक है रेशमी में। उन्होंने कहा है उसको पूरा मंदिर देखना चाहिए। अभी तो है नहीं ना, उन्हीं को बुलाया ठीक है गया ना, ऐसे साइड मेरठ के मेडिकल कॉलेज की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड के सामने एक वृद्ध लावारिस घायल अवस्था में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि वृद्ध के सर और हाथ में चोटें आई हुई थी। वहीं वृद्ध घंटों इमरजेंसी वार्ड के मुख्य द्वार के सामने पड़ा रहा, लेकिन किसी की भी उस पर नजर नहीं पड़ी। वहीं जब मीडिया वहां पहुंची तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में उसे उपचार के लिए एडमिट कराया गया। एक हमारे पास लावारिस मरीज आया था जिसने होश में आने पर बताया कि मेरा नाम कुलदीप सन ऑफ सरदार धर्मा सिंह रहने वाले पटियाला के हैं और जिनके सर में और पैर में चोट लगी है और हमने उनको उपचार के लिए यहाँ पर एडमिट कर लिया गया है और हमने जो पीआई है पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। मरीज का उपचार हो रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि एक वृद्ध हैं वो घायल हैं और सूचना पर पुलिस ने मेरठ में एक ही गांव के करीब 12 लोगों से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रंगदारी 2 लाख से लेकर 20 लाख तक मांगी गई है और रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल थाना भावनपुर क्षेत्र के मुबारकपुर में सुबह करीब 1 दर्जन लोगों के घर के बाहर रंगदारी की चिट्ठी पड़ी मिली, जिसमें जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी की रकम पहुंचाने की चेतावनी दी गई थी। वहीं गांव में अलग अलग लोगों को धमकी भरी चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने चिट्ठियों को देखकर छानबीन शुरू कर दी। वहीं अब तक पुलिस इससे किसी शरारती तत्व की करतूत मान रही है, लेकिन इसके अलावा भी कई एंगल पर पुलिस जांच में जुटी है। ये थाना भावनपुर के मुबारकपुर गांव का प्रकरण है, जिसमें किसी एक शरारती व्यक्ति ने कई घरों के सामने कुछ पर्चे फेंक दिए थे, जिसकी जब मौके पर एसएचओ भावनपुर गए हैं वो जांच कर रहे हैं और जल्द ही निस्तारण करके उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये थाना। और इसी बीच मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में एसपी जो है वो बाल बाल बच गए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि एसपी की इनोवा गाड़ी पर धान लदा एक ट्रक जो है वो पलट गया, जिसके बाद आपको बता दें कि एसपी की जान बाल बाल बच गई। वहीं आपको बता दें पूरा मामला जो है वो देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकछा के पास का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर से है, जहां आपको बता दें कि एसपी की इनोवा गाड़ी पर धान लदा जो ट्रक है वो पलट गया, जिसके बाद आनन फानन में लोग वहां स्थानीय लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए। वहीं आपको बता दें कि पूरे हादसे में एसपी को कोई चोट नहीं आई है। वह पूरा मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकछा के पास का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर से है, जहां आपको बता दें कि मिर्जापुर में एसपी की इनोवा गाड़ी पर एक जो धान लगा ट्रैक्टर था वो पलट गया, जिसके बाद आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। साथ ही लोगों में हादसा देख हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिली है कि हादसे में एसपी को कोई भी चोटें नहीं आई है। जौनपुर में एक बोरे में भरा अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना नेवड़िया थाना क्षेत्र के दीपापुर गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि अज्ञात महिला का शव तालाब के पास मिला है, जिससे गांव के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस शिनाख्त करने में जुट गई है। दीपापुर गाँव के पास में एक बोरे में लाश पड़ी हुई है। इस सूचना जब देखा गया तो उसमें एक अज्ञात महिला जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष के बीच में है, उसकी लाश बरामद हुई है, जो नीले रंग की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट पहने हुए है। उसके पैर में पायल है और कान में कर्णफूल है, नाक में नथ है, मांग में सिंदूर लगा हुआ है
और गले में चोट का निशान है। चेहरे को भी थोड़ा विकृत करने का प्रयास किया गया है। ऐसा लगता है कि आसपास कहीं से मार करके लाके यहाँ डाला गया है। इसके पहचान के लिए जनपद के अंतर्गत और आसपास के जिलों में पहचान कराई जा रही है। बाकी पंचनामा भरकर गाजियाबाद की कविनगर थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जिसमें एक सुनार और 3 आरोपी जेल काट चुके हैं और ये चोर खाली पड़े घर में मौका मिलते ही उसमें घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल 2 कार 2 लाख रुपए नगद सहित लाखों के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ये गैंग सुनार के चलाता था और अपने निशाने की तलाश में लग्जरी कारों में घूमता था और शिकायत हो जाने के बाद घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। वहीं गाजियाबाद में भी कई घटनाओं को इस गिरोह ने अंजाम दिया है, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त आरिफ उर्फ कल्लू है जी, जिसके ऊपर चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। ना ही सिर्फ गाजियाबाद में बड़ी दिल्ली एनसीआर के कई अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उसी के साथ के कुछ साथी हैं जिनका नाम है मुरसलीम, एक का नाम है ताज और जो सोनार का नाम है उसका नाम है पुनीत वर्मा जी। ये सभी जो अपराधी हैं ये एक साथ गैंग बना करके जो हमारे गाज़ियाबाद के, नोएडा के, फरीदाबाद के कई घरों में सेंध लगा के चोरी करते थे और इनका चोरी का जो पैटर्न था वो बहुत ही यूनिक था। ये सभी जो लग्जरियस गाड़ी है उसको इस्तेमाल करते थे ताकि किसी भी गार्ड को या आने जाने वाले लोग को शक ना हो कि इसमें कोई चोर घूम रहा हो। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।